नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील की करेंगे, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में नया मुद्दा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, गैर जरूरी यात्रा कम करने, इसके अलावा सोने की खरीदारी टालने और ज़रूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी। लेकिन कांग्रेस ने इस अपील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार को जनता की परेशानियां याद आ रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया है, पलटवार किया है। इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। बहुतेरे सवाल होंगे जिनका मिलकर हम जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, अनावश्यक खर्च कम करने और जरूरत के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने की बात कही। पीएम की इस अपील को बीजेपी देश हित से जुड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब चुनावी रैलियां और राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे थे, तब सरकार को न तो पेट्रोल डीजल की चिंता थी और न ही कोविड नियमों की याद आई। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, तब जनता को बचत और सावधानी का संदेश दिया जा रहा है। चुनाव खत्म हो गए, सब मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए। अब उनको याद आ रही कि घर से मत निकलो, कोविड के समय का पालन करो, डीजल पेट्रोल बचाओ। इस देश में डीजल पेट्रोल पैदा नहीं होता। और घर से होम वर्किंग करो। ये तो मैं समझता हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला मामला है। भाई, इससे पहले तो आप कहते थे कि कोई कमी नहीं है, कमर्शियल गैस के रेट बढ़ा दिए, सिलेंडर मिले नहीं, अपन ने सिलेंडर कर दिया लेकिन सिलेंडर मिला नहीं है। और अब मौका आया है कि लोग जो अभी तक कम निकल रहे थे, कम काम कर रहे थे, अब ज़्यादा करेंगे। सब युद्ध खत्म हो गए हैं। ये अब तो यही हो गया है कि देश की जनता को ये कहना पड़ेगा, निकलो घर मकानों से और उखाड़ो इस सरकार को, जो केवल इवेंट मैनेजमेंट करती है। और जो बात करना चाहिए महंगाई की, बेरोजगारी की, उस पर कोई इनका ध्यान नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री हमेशा देश हित में फैसले और अपील करते हैं, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आती। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा बचत और सतर्कता की अपील पूरी तरह जिम्मेदार कदम है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई कितनी बड़ी विभीषिका में तब्दील हो जाए, किसी को कोई कल्पना नहीं है। इसलिए हमारे महानायक चाहते हैं कि देश के लोग ऐसे किसी भी आसन्न संकट का आसानी से सामना कर सकें। इसलिए वैचारिक और मानसिक तैयारी रखें, खर्चों को घटाएं। जहां पर हम कांग्रेस के पास आलोचना के सिवाय कुछ नहीं है। भाई, जो सरकार का मुखिया या देश के मुखिया यदि ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम खर्चा बचाएं, थोड़ा सा हम सुधार करें, मितव्ययी बने, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय हालात और आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री की अपील को सरकार संसाधनों की बचत से जोड़कर देख रही है। लेकिन विपक्ष इसे जनता पर बोझ बढ़ने और सरकार की नीतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। प्रधानमंत्री की अपील पर शुरू हुआ यह सियासी वार पलटवार अब मध्य प्रदेश की राजनीति में नया मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे राष्ट्रहित और जिम्मेदारी से जोड़ रही है, तो कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रंग पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। तो मिडिल ईस्ट की जंग का भारत पर किस तरह से असर पड़ रहा है, पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी आपने सुना। इसी पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मोहित गर्ग जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ज्योति पटेल प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। इसके अलावा जे नागड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मोहित जी, मैं आप ही के पास आता हूं। चुनाव खत्म, क्या तेल खत्म हो गया है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि कम खपत को ही क्या विकल्प मान लिया जाए?
अब सीमित संसाधनों के साथ जीवन जीने की राह पर हमको निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, सोने को 1 साल तक ना खरीदें आप, इसके अलावा कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें वो आपने भी सुनी हैं। तो क्या माना जाए, देश के भीतर इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे हालात बनने वाले हैं क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक वैश्विक परिस्थिति की बात है, तो जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत से तो कोई लेना देना नहीं है, मगर उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि पूरी दुनिया की जो तेल सप्लाईज है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तेल की सप्लाईज पे असर पड़ा है। हमारे यहाँ देश में तेल खरीदने के लिए पैसे की बात करें या तेल के स्टोरेज की बात करें, उसकी कोई समस्या नहीं है। और अभी भी हमारे पास करीब करीब 2 महीने के आसपास का तेल है। मगर चूंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानसिक संतुलन, कुछ नहीं कह सकते कि आप किस दिन वो क्या बयान देंगे और किस दिन किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, और वहीं सामने ईरान भी डटकर खड़ा हुआ है। तो अभी जैसे इस समय आप मान लीजिए कि संधि युद्ध रुका हुआ है, बट कल सुबह युद्ध शुरू हो जाएगा और कितना भीषण होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लगातार हम पिछले लगभग 1.5-2 महीने में देख चुके हैं कि दोनों तरफ से बार बार शांति की अपील होती है और बार बार युद्ध शुरू हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, जहां से लगभग दुनिया का 70% तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तेल ईरान से नहीं आ रहा है, ईरान के पास, ईरान के कब्जे में जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वहां से आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, उनका कहना है कि ये अगर युद्ध दोबारा छिड़ जाता है, जो कि फिलहाल रुका हुआ है, तो कितना लंबा चलेगा और उसके क्या परिणाम होंगे, इसकी कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो हमको प्रिकॉशनरी एक ये चीज करनी चाहिए कि हम कम खपत करें। जहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उपयोग मत करिए, उन्होंने मितव्ययिता बरतने की अपील। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, महिला नारी शक्ति को बड़ा शौक होता है सोना खरीदने का, या उनके पास बचत होती है, सबसे पहले सोना खरीदते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आवश्यकता हो, आपके परिवार में विवाह है, शादी विवाह है, आपको किसी में आवश्यकता है तो आप जरूर खरीदिए, मगर आप जो गैर जरूरी, उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली शब्द यूज किया है, गैर जरूरी तौर पर अगर आपको सोने की खरीद करनी है तो उसके लिए आप रुक सकते हैं, उसके लिए आप रुकें। और वहीं उन्होंने तेल के लिए कहा है कि सप्लाईज की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है अगर युद्ध दोबारा शुरू हो गया। युद्ध दोबारा शुरू नहीं हुआ, तेल की सप्लाईज नॉर्मल हो गई, तो हमारा जो स्टॉक है वो वापस रिप्लेनिश हो जाएगा, दोबारा वापस में स्थिति वहीं की वहीं बन जाएगी। तो उन्होंने सिर्फ मितव्ययिता बरतने की अपील की है। वर्क फ्रॉम होम आज देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, देखिए कॉर्पोरेट में आजकल हाइब्रिड चालू हो गया है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, 5 दिन का वर्किंग है, 2 या 3 दिन हम ऑफिस जाइए, 1 या 2 दिन आप घर से करिए। ये सिस्टम कॉर्पोरेट में ऑलरेडी चल रहा है। उसका पर्पस ये है कि उस समय तो कोई युद्ध नहीं था, उनका पर्पस यह है कि जितने लोग कम आएंगे उतनी खपत कम होगी, बिजली की, लिफ्ट कम चलेगी, पानी कम खपत होगी, तो आप अपने घर पर बैठकर करिए। तो जाने आने का समय बचता है, जाने आने के लिए जो पेट्रोल डीजल टाइप का उपयोग होता है वो बचता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी लंबे समय से, कोरोना के बाद से हाइब्रिड मॉडल पे लोगों से नौकरी करवा रही हैं। तो उनका कहना है कि इसको थोड़ा सा प्रमोट करिए जब तक कि ये स्थिति तेल की जो सप्लाई की स्थिति हॉर्मुज़ से खासकर है वो सामान्य नहीं हो जाती। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। ज्योति पटेल जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है, अब जनता से भी अपील है, विपक्ष से भी अपील है कि आप भी साथ आइए, जो परिस्थितियां बन रही है उसमें आप साथ दीजिए। हालात बिगड़ने वाले हैं, क्या हम वाकई में कोविड के दौर में फिर से लौट रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इसका मतलब ये है कि यदि आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं, और इस देश के अंदर या इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को सलाह तो देते हैं परंतु उस सलाह पर चलने के लिए तैयार नहीं होते या इच्छुक नहीं होते हैं, और ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि चुनाव खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, आप मेट्रो से चलो, आप पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, आप सोना कम खरीदो या सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड के सामान मत खरीदो, खाने के तेल का कम उपयोग करो, या अपने खेतों में जो है रासायनिक खाद कम डालो। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कही। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि इन सब भाषणबाजी के बाद नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे बाद जाते हैं और जामनगर में जो है रोड शो करते हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री के रोड शो में कितनी गाड़ियां होती हैं, कितना डीजल पेट्रोल खर्च हुआ होगा, इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके 24 घंटे बाद सोमनाथ मंदिर जाते हैं, वहां पर 1.5 किलोमीटर का रोड शो करते हैं, और उसके साथ ही वहां पर फाइटर प्लेन से जो है पुष्प वर्षा होती है। उसमें कितना ईंधन खर्च होना होगा तो हुआ होगा उसमें, वो भी मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये है मेरा कहने का मतलब कि यदि आप दूसरों को यदि सलाह दे रहे हैं इस देश के मुखिया होने के नाते, क्योंकि हमने भी अपने घरों में देखा है कि यदि हमारे घर का जो मुखिया होता है यदि वो घर के परिवार के लोगों को यदि सलाह देता है कि कर्ज कम खर्च करो, तो वो पहले खुद पे ही अप्लाई करता है, पहले खुद अपने जो कपड़े हैं वो पुराने कपड़े पहनना शुरू करता है। अब मुद्दे पर मैं आती हूँ। मुद्दा ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये आप चुनाव के बाद क्यों कर रहे हैं, जबकि वॉर ब्रेकआउट जो है वो मार्च में हुआ था। राहुल गांधी जी ने, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने ये उस समय पर ये कहा था मार्च में कि बहुत ही परेशानियां आने वाली हैं, बहुत ही तकलीफें आने वाली हैं, हमारा देश में ईंधन का संकट आने वाला है और इसकी व्यवस्था हमें पहले से करनी होगी। लेकिन उस समय पर आपने क्या कहा, पूरी चुनावी रैलियों के दौरान आप ये कहते रहे कि भाई हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त ईंधन के भंडार है, हमारे देश में सब चंगासी। तो इस तरीके से आप चुनाव खत्म होते ही आपको देश के ईंधन और देश के ईंधन के भंडार दिखने लगे और आप पूरे देश को सलाह देने लगे। तो ये मुझे लगता है कि ये आपकी दोहरी नीति है। और आप कह रहे हैं कि दूसरों से कि विदेशी यात्रा मत करिए, तो भाई हमारे देश के लोगों के पास वैसे भी पैसा नहीं है और आप विदेशी यात्रा ना करने की सलाह दे रहे हैं। और आप खुद ही आप नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इटली 15 से लेकर के 20 मई तक का दौरा कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि आप खुद ही तो लगातार इस तरीके खर्चों में इन्वॉल्व हैं और आप दूसरों को ये सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊँगा और मोहित गर्ग जी से जवाब भी लूँगा, लेकिन नागड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत में दिखाई दे रहा है, जब जंग शुरू हुई तो विपक्ष ने लगातार सरकार पर सवाल पूछे, सरकार को चेताया भी, लेकिन सरकार ने कहा कि आप भ्रम मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। और अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप जो हैं पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, सीमित संसाधनों के साथ जीवन जिएं, आगे परिस्थितियां किस तरह से बिगड़ने वाली हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। ये बात सही है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो तब से आपको ये संकट पूरी दुनिया को दिख रहा था, सबने अपनी बातें की। तो ये टाइमिंग है, आप पूरा 2 महीना तक आप चुप रहे, अब यदि बोलते हैं तो सवाल उठेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे को इको आ रहा है, थोड़ा ऑडियो जरा करेक्ट कराइए वहां से थोड़ा। बिल्कुल, आपकी ऑडियो जो है वो ठीक कराएंगे हम, लेकिन सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत पर पड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार इसको लेकर देशवासियों से अपील कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात रखिए नागड़ा साहब। मेरे को अपनी आवाज, जी आपकी आवाज जी आप बात रखिए अपनी, आप स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। जी तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल तो लाजमी है कि यदि आप ये तो आप तभी से यदि ये बात करते तो अब बात यह है कि उस बात का असर, देखिए मुझे आज भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, बुजुर्ग लोग, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कभी जब खाद्यान्न का संकट था तो उन्होंने कहा एक टाइम भोजन करें, तो उसका असर आज भी उस पीढ़ी में दिखता है। मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने वो अपील की थी, वो आज तक दिन में एक बार भोजन करते हैं, तो वो इफेक्ट है। जब आप इस तरह का आचरण करते हैं तो उसकी बात का असर होगा, और यदि आपका आचरण अलग है और आप बात अलग कर रहे हैं तो उसका असर कितना होगा ये समझ के बात है। तो ये बात, और ये कितनी है, स्वामी विवेकानंद के पास में कोई एक महिला पहुंची कि बच्चा मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद लेके आएंगे। और जब आप तक आचरण नहीं लाएंगे तो आपकी बात का कितना असर होगा मुझे नहीं लगता। तात्कालिक तौर पे थोड़ा सा इसकी हलचल होगी, लेकिन लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट हो, लोग कितना मानेंगे उस बात को, क्योंकि आचरण में तो आपको लाना पड़ेगा, आपके लोगों को लाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा राजनीतिक रैलियों में कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन का अपव्यय होता है, ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। तो शुरुआत तो आपको घर से करनी पड़ेगी। बोलते हैं चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। क्या हम वैसा कोई आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हमारी पार्टी, हमारे दूसरे मंत्री, मुख्यमंत्री उस तरह उम्मीद करेंगे कि वो उस तरह का आचरण करें? जी मोहित जी, क्या अब हमें लंबे समय के लिए तैयार रहना होगा? जब विपक्ष ने सरकार को चेताया तो सरकार ने विपक्ष से कहा कि आप अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन अब
खुद प्रधानमंत्री वही बातें कर रहे हैं जो 2 महीने पहले राहुल गांधी किया करते थे, विपक्ष के नेता सवाल उठाते थे। देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ तो राहुल गांधी जी के पास जो जानकारी थी वो चौथी क्लास के बच्चे के पास भी जानकारी थी कि अगर युद्ध चलता रहेगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। और जहां तक तैयारी की बात करें, कांग्रेस के शासनकाल में 7 दिन का बैकअप होता था हमारे पास पेट्रोलियम का, अब हमारे पास 65 दिन का बैकअप होता है। तो पेट्रोलियम स्टोरेज हमारे फुल हैं। प्रधानमंत्री जी की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर युद्ध दोबारा तिबारा शुरू हुआ तो कितना लंबा समय चलेगा। और अभी भी आप देखें कि चलते युद्ध के बीच में भी हिंदुस्तान के ही जो वेसल्स हैं जिनमें तेल आता है वो लगातार आते रहे हैं। ये जरूर फर्क पड़ा कि पहले अगर दिन में 10 आते थे तो दिन में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मगर हमको चलते युद्ध के बीच में भी ईरान ने भी अलाउ किया और दूसरे देशों ने भी हमको सहयोग किया और हमारे सोर्सेज दूसरी कंट्री से भी हम स्टॉक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस समय जो हम पिछले समय रशिया से जो ऑयल ले रहे थे वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ले रहे थे, इस समय प्राइस चूंकि आपात स्थिति है तो जितने सप्लायर्स हैं उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया है, तो हमारे पास तेल आ रहा है, तो हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो जितना खर्च होना चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। और सोना ऐसी चीज है जिसके बिना आप और हम रह सकते हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी अपील करी है माताओं बहनों से कि गैर जरूरी सोना मत खरीदिए। जो आप स्टॉक करते हैं, जो अपन एक घर में एक बचत होती है महिला के पास तो वो खरीद लेती हैं, उनका कहना है कि गैर जरूरी सोना आप मत खरीदिए, क्योंकि जब सोना आता बाहर से है तो हमें पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ता है, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होता है। तो प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब ये है कि आप फॉरेन रिजर्व को देखते हुए आप मितव्ययिता बरतिए। और दोनों ही चीजों पर हम आयात पर डिपेंडेंट हैं, गोल्ड भी इंपोर्ट होता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट होते हैं, मगर हमारे पास आप देखिए खाली हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। अमेरिका से लेके जो युद्ध लड़ रहा है, यूरोप ले लीजिए, इवन मिडिल ईस्ट में जहां आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने वाली है। देखिए, अगर युद्ध दोबारा तिबारा जैसे शुरू होने के अंदेशा अगर शुरू हुआ, युद्ध तो हो सकता है कि कुछ वृद्धि करनी पड़े, इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अभी तक तो नहीं हुई है। हाँ, इतने लंबे समय में ज्योति जी पेट्रोल हाँ, डीजल और के अगर दाम दोबारा ये युद्ध शुरू होगा तो कांग्रेस क्या करेगी, क्या रास्ते अपनाएगी, जनता के साथ खड़ी होगी, सड़क पर आंदोलन होगा, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस तो इस देश के साथ है और हमेशा रहेगी, और जब भी देश पर संकट आया है तो कांग्रेस सत्ता के साथ भी रही है। परंतु सवाल ये है कि अभी जो मोहित जी ने कहा कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो चौथी क्लास के बच्चे को भी पता था कि हाँ संकट आने वाला है, और निश्चित रूप से सबको पता होता है ये बात। लेकिन उस समय पर क्या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथी क्लास भी नहीं पढ़े हैं जो उनको ये नहीं पता था? क्योंकि वो उस समय पर तो यही बोल रहे थे, और आपके सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सारे नेता भी यही बोल रहे थे कि अरे भाई विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है, विपक्ष तो अफवाहें फैला रहा है कि देश में कोई संकट नहीं है, देश में कोई संकट होने वाला नहीं है। तो आप उस समय पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी भी आप मैदान में आ गए और कह रहे हैं कि हाँ अपील कर रहे हैं। आपने पहले ताली थालियां भी बजवा दी, वो भी किसी से छुपी नहीं है। अब उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को हाईलाइट किया, चाहे अर्थव्यवस्था की बर्बादी हो, चाहे रुपयों का लगातार गिरना हो, चाहे पेट्रोल डीजल एलपीजी के बढ़ते दाम हो, किसानों के लिए फर्टिलाइजर की व्यवस्था हो, फूड सिक्योरिटी पर जो बढ़ रहा था खतरा हो, चाहे दवाइयों के दाम हो, एमएसएमई पर संकट हो, ये तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी ने हाईलाइट किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के कारण उस समय पर चुप थे, और निश्चित रूप से ये सारा संकट जो आया है वो आपकी फेल्ड विदेश नीति से आया है। ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध थे, ईरान से हमें तेल आता था, लेकिन आपने हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर तेल आता था और हमारे यूको बैंक में जमा करते थे, हम रुपयों में उनसे तेल खरीदते थे, और ईरान हमें डिलीवर करता था यहाँ तक। और उसके बाद अमेरिका ने ये कहा कि आप भाई यहाँ से तेल नहीं खरीद सकते, रूस से आप केवल 1 महीने के लिए तेल खरीद लीजिए, उसके बाद फिर रूस से हम तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, चाइना से हमारी दूरी कम है, उसके बाद हम चाइना से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो संकट आया है वो आप 2 दिन पहले युद्ध के इजराइल जाते हैं, इजराइल में फादरलैंड करते हैं, वहां से एक फर्जी मेडल पहन करके आ जाते हैं, और अब जब ईरान के एक प्रमुख की मौत होती है आप उस पर संवेदनाएं व्यक्त नहीं करते, तो आप तमाम जो आपकी ये युद्ध के दौरान नीतियां रही, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। और जी नागड़ा साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप भारत की
कूटनीति को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान भी हम देख रहे हैं कि ईरान से सप्लाई बाकायदा तेल चीन तक हो रहा है, पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, रूस तक तेल के टैंकर पहुंच रहे हैं, तो भारत के रास्ते क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि हम विदेश नीति के मामले में कई हद तक फेल्यूर हो गए हैं, और पाकिस्तान जैसा देश जिसको आतंकवादी देश के रूप में वो शांति वार्ता करा रहा है। हम शांति दूत कहलाते थे कि दुनिया में हमारा डंका बजता था, हम उस पूरे में कहीं हमारी भूमिका नहीं दिखती, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फेल्यूर है। और ये बात भी सच है कि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, वो संबंध अनावश्यक रूप से हमारे खराब हुए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल सच्चाई है। और ईरान ने हमारे ये जो बात है कि रुपयों में, बल्कि उसने काफी हद तक हमसे काफी लेट पेमेंट, तो उससे काफी हमको फायदे हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह जी के समय सुधारने में एक बड़ा सहयोग ईरान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन बिना वजह के हम लोगों ने अपने रिश्ते खराब किए और इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं फेल्यूर है। पर पाकिस्तान जैसा देश जो हर मामले में हमारे से कमजोर है, हर मामले में पीछे है, वो आज अपनी विदेश नीति जो भी कहे, लेकिन वो शांति वार्ता करा रहा है अमेरिका और इसके बीच में। तो मुझे लगता है कि वैश्विक तौर पे हम तो कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े दिख रहे हैं। जी मोहित जी इसका जवाब देंगे। मोहित जी, पाकिस्तान पीस मेकर बनकर उभर रहा है, भारत की स्थिति को आप देख ही रहे हैं। अगर वाकई में ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से अच्छे संबंध हैं, तो बाकायदा हमारे जहाज़ों को, हमारे टैंकरों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इस तरह के हालात होने ही नहीं चाहिए। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, युद्ध चलने के दौरान 4 बार विदेश मंत्री और 4 या 5 बार उप विदेश मंत्री ईरान के भारत आ चुके हैं। जयशंकर जी से, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई और आपने उनके ट्वीट भी पढ़े होंगे। उन्होंने कहा कि भारत हमारे सच्चे साथी के रूप में उभरा है, और ये कहना कि भारत ने निंदा नहीं की, भारत ने उस पर संवेदना व्यक्त की थी जब उनके खमनाई साहब की डेथ हुई थी, उस बात की थी। और लगातार ईरान के राजदूत से, ईरान के विदेश मंत्री से, चूंकि देखिए आज की डेट में वहां पर आपके पास कांटेक्ट नहीं है, आप वहां पर किसी को फोन करके बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी है। उन्होंने अपने आप को बंकर्स में कह लिए, जहां भी रखा हुआ, तो उनके विदेश मंत्री लगातार भारत आ रहे हैं। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होते ईरान से, तो उनके विदेश मंत्री भारत क्यों आते बार बार? और जहां तक तेल के टैंकर्स की बात है, तेल के टैंकर आ रहे हैं, मगर जो सप्लाईज हैं, अगर तेल के टैंकर आना बंद होते तो इतने दिन तक तेल आपका नहीं चलता। तेल के टैंकर लगातार आ रहे हैं, मगर जिस क्वांटिटी में आते हैं, जो स्टोरेज हम करते हैं, वो स्टोरेज हमारा रिप्लेनिश होने में कमी आई है, बिकॉज उतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा, तेल हमारे पास लगातार आ रहा है। और ये एक बात और कह दूं, जो बहन जी ने कहा, समय में हालात ये होने वाले हैं कि आप जो खाने का तेल है उसको सीमित कर दीजिए, खाद्य सामग्री का संकट भी खड़ा होने वाला है। बिल्कुल संकट खड़ा नहीं वाला। खाद्य सामग्री के लिए हमको किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सप्लाईज की बात है, सप्लाईज को लेकर भारत सरकार की जो विदेश मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वो अब बिल्कुल इस पर लगातार पूरे टाइम काम कर रही है। उसके लिए स्पेशल उन्होंने एक टास्क फोर्स बना रखी है। और जो स्टोरेज हैं वो हमारे फुल हैं, मगर स्टोरेज को फुल करने के लिए पहले कंज्यूम होता है, फिर उसको रिप्लेनिश किया जाता है। उसमें सप्लाईज अगर रेगुलर नहीं आएंगी तो स्टोरेज हमारा कम होता जाएगा। आज भी हमारे पास 65 दिन का फ्यूल है। बिल्कुल, काउंटर रिएक्शन आपका ज्योति जी, समय की कमी है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि ये सारा जो संकट है वो दूरदर्शिता की, नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता की कमी के कारण आया है, और उनका जो चुनाव के प्रति लगाव होता है, इस देश के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो लगाव नहीं है, उनका चुनाव के प्रति जो लगाव होता है उसके कारण आया है। यदि उस समय पर इन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बात मानी होती, उन्होंने उस समय पर बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था कि हाँ, इस देश पर संकट आने वाला है, यदि उन्होंने उस समय पर मानी होती और उस समय से उन्होंने प्रबंध किए होते, तो निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने ये अपील नहीं करनी पड़ती कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कीजिए, इस तरीके से सोना मत खरीदिए, बेटियों के विवाह का समय अभी समय की कमी। नागड़ा साहब, क्लोजिंग क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट आपका दीजिए। आगामी समय में संकट कितना विकट होने वाला है? देखिए, ये बात अनप्रिडिक्टेबल है। जैसा आपने भी कहा कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कहेंगे, सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या कहेंगे, और पूरी दुनिया को उन्होंने अस्थिर कर रखा है। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि मितव्ययता तो हमेशा किसी भी सामान्य स्थितियों में भी हमको करनी चाहिए, चाहे वो ईंधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो। यदि हमको दुनिया जाना है, वो करना है, तो अपनी जीवन शैली में यह बदलाव तो लाना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसको राजनीतिक निर्णय मानता हूँ, पर्यावरण के लिए भी और देश के लिए भी
और ये तो हर हाल में होना चाहिए, इस बात को तो हर एक को, लेकिन ये केवल आप बोलना नहीं देना होगा। ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। समय की कमी है तो संकट विकट है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप अगर सरेंडर करते हैं तो उनका राजनीतिक करियर, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होना है, ऐसे में परिस्थितियां आने वाले समय विकट होने वाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जनता पर कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।